बहू अपनी सास को बुरी तरह से बेल्ट से पीट रही थी। ठीक उसी समय घर में कुछ ऐसा होता है जिसकी उस बहू ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके साथ यह सब कुछ हो सकता है। भुवनेश्वर में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे, बेटा आदित्य और बेटी गुंजन। माता पिता ने बहुत मुश्किलों के बाद इन बच्चों को पाया था और उनकी अच्छी परवरिश की थी। बेटा जब पढ़ लिख जाता है तो माता पिता उसकी शादी करा देते हैं। शादी रचना से होती आदित्य की शादी के बाद रचना से बच्चे भी हो जाते हैं। शादी के बाद आदित्य के बच्चे भी हो जाते हैं। आदित्य के पिता की इच्छा थी कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तभी उसकी शादी हो, क्योंकि दहेज का ज़माना था और उनकी इतना दहेज देने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अगर बेटी कामयाब हो जाती तो बिना दहेज के भी उसकी शादी हो जाएगी। इसी सोच के साथ वो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। समय बीतता गया और एक दिन अचानक किसी बीमारी के कारण पिता की मृत्यु हो जाती है। आदित्य अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, इसलिए वो परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेता है। सब कुछ सही चल रहा था। रचना एक दिन अपने पति से कहती है कि अब गुंजन की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और कब तक उसकी पढ़ाई चलेगी। दरअसल गुंजन उस समय कॉलेज में थी और रचना नहीं चाहती थी कि उसके पति की कमाई से गुंजन पढ़ाई करके बाद में दूसरे घर चली जाए। लेकिन आदित्य उसे समझाता है कि यह उसके पिता की आखिरी इच्छा थी कि पहले बहन की नौकरी लग जाए फिर शादी होगी। रचना बार बार आदित्य से इस बारे में बात करती रहती है। इसी बीच रचना की माँ गुंजन के लिए एक रिश्ता बताती हैं और कहती हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, एक बार देख लो। यही बात कहने के लिए वो एक दिन आदित्य के घर आती हैं और जोर देती हैं कि रिश्ता बहुत अच्छा है, आगे ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। आदित्य की माँ निर्मला देवी इस रिश्ते के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन बहू रचना घर की मुखिया जैसी बन गई थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाती और बेटी की तरफ देखने लगती हैं। पहले तो आदित्य मना कर देता है, लेकिन जब उसकी पत्नी बार बार कहती है कि देखने में क्या जाता है, तो वह मजबूरी में हामी भर देता है। आदित्य कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर लड़का अच्छा नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी। रचना कहती है कि वह ज़बरदस्ती नहीं कर रही, बस एक बार देख लो, अगर शादी हो जाती है तो अच्छा रहेगा। वैसे भी पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है। एक दिन तय किया जाता है और आदित्य अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर माँ निर्मला देवी और पत्नी रचना के साथ लड़के के घर जाता है। वहाँ जाने के बाद जैसे ही निर्मला देवी लड़के को देखती हैं तो वह हैरान रह जाती हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और अब वह ठीक से चल नहीं सकता था। निर्मला देवी यह देखकर चुप रह जाती हैं, लेकिन रचना की माँ चिकनी चुपड़ी बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि बस थोड़ी सी तकलीफ़ है जो महसूस भी नहीं होती। हमने ईमानदारी से आपको बता दिया, वरना आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन निर्मला देवी पहली नज़र में ही समझ जाती हैं कि लड़के की चाल ढाल ही ऐसी है और ऊपर से जो लड़के वाले थे वह दहेज के लोभी भी थे और वह कहने लगते हैं कि ठीक है, शादी तो हो जाएगी, लेकिन आप यह बताओ कि दहेज में क्या क्या दोगे। यह बात आदित्य को बुरी लगती है, क्योंकि उसकी बहन के अंदर कोई भी कमी नहीं थी। वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और ऊपर से एक लंगड़े व्यक्ति से उसकी शादी क्यों कराई जाए। आखिर यह ज़िंदगी का सवाल था। इसी वजह से वह उनसे कह देता है कि ठीक है, हम आपको जवाब दे देंगे। और वहाँ से वे लोग वापस लौटने लगते हैं। जैसे ही वे लोग गाड़ी में बैठते हैं, तभी निर्मला देवी अपनी बहू से कहने लगती हैं, बहू यह बता, हमारी बेटी में क्या कमी है? तेरी माँ को केवल यही लड़का मिला था मेरी बेटी के लिए, ऐसी क्या कसर है हमारी बेटी में? इस बात को सुनकर रचना थोड़ी नाराज़ होती है और कहती है, क्या कमी है इस लड़के में? अच्छा खासा तो है, घर परिवार भी बड़ा है और ऊपर से इनका फैमिली बिजनेस भी है।
आप थोड़ा बहुत दहेज मांग रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? यह सुनकर निर्मला देवी थोड़ा चुप हो जाती हैं, क्योंकि फ़िलहाल बहू घर की करता धरता है और अगर उसे कोई बात बुरी लग गई तो घर में अशांति हो सकती थी। इसके बाद आदित्य अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, तूने समझ क्या रखा है? मेरी बहन पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बनेगी और उसके बाद ही मैं उसकी शादी करवाऊंगा। अब तेरे कहने से मैं ऐसे लड़के से उसकी शादी करा दूं जो खुद ठीक से चल भी नहीं सकता? वह मेरी बहन का साथ कैसे निभाएगा? क्या कमी है मेरी बहन में? माँ सही कह रही है और तुझे आज के बाद इन मामलों में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह अपनी पत्नी को चुप करा देता है। यह बात रचना के अंदर चुप जाती है और वह सोचने लगती है कि इन लोगों ने उसकी माँ की बेइज्जती की है। उसकी माँ ने बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा था, लेकिन यह लोग उसे फेल कर चुके हैं। इसके बाद सभी लोग घर चले जाते हैं और घर का माहौल सामान्य होने लगता है। लेकिन इस दिन के बाद रचना के दिमाग में उसकी ननद और सास के प्रति नफरत बढ़ जाती है। वह उनसे उखड़ी उखड़ी रहने लगती है। यह बात निर्मला देवी और गुंजन दोनों को महसूस होने लगती है। निर्मला देवी अपनी बेटी को पढ़ाई के बहाने अपनी ननद के घर भेज देती हैं। दरअसल उसकी ननद दूसरे शहर में रहती थी और कहती हैं कि आप इसे वहाँ पर पढ़ा लीजिए, हम पैसे यहाँ से भेजते रहेंगे। इसके बाद ननद वहाँ चली जाती है और घर में सिर्फ सास बहू और उनके बच्चे रह जाते हैं। आदित्य सुबह कंपनी के लिए जाता और शाम को वापस लौटता। रचना को यह बात पता थी कि उसकी सास उसकी शिकायत बेटे से नहीं करती हैं, इसलिए वह जैसा चाहे वैसा कर सकती थी। वह गुस्सा तो थी ही अपनी सास से, इसलिए दिन में उस पर हुकूमत करने लगी। लेकिन जैसे ही आदित्य घर आता वह अच्छे से उसका ख्याल रखती। यह बात निर्मला देवी को बुरी तो लगती थी, लेकिन वह अपने बेटे के घर को उजाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए सब कुछ सहती रही। इधर आदित्य अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे भेजता रहता था और यह बात रचना को खटकती थी। एक दिन जब आदित्य अपनी बहन के लिए पैसे भेज रहा था, तभी रचना उसे और भी खर्चे गिनाने लगती है और कहती है, अगर तुम इस तरह पैसे भेजते रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे पास भविष्य के लिए कोई बचत भी नहीं है। यह सुनकर आदित्य को गुस्सा आता है और वह कहता है, क्यों, मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? मेरी माँ और बहन के लिए मेरा कोई कर्तव्य नहीं है? मैं अपनी बहन के लिए पैसे भेजूंगा क्योंकि वह वैसे ही बुआ के घर रहती है। अगर मैं उसकी पढ़ाई के लिए पैसे भेज रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? इस बात को लेकर पति पत्नी में बहस हो जाती है और निर्मला देवी यह सब सुन लेती हैं। इसके बाद निर्मला देवी आकर अपने बेटे को शांत कराते हुए कहती हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन का खर्चा तुम्हारी बुआ कर देंगी, उनसे मेरी बात हो गई है। वैसे भी जब तुम पैसे भेजते थे तो वह बार बार मना करती थी और कहती थी कि बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी है, क्या हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? इसके बाद आदित्य ना चाहते हुए भी अपनी बहन को पैसे भेजना बंद कर देता है, लेकिन वह लगातार अपनी बहन का हालचाल पूछता रहता और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करता। एक दिन जब माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो बेटा उन्हें बाहर ले जाता है और वहाँ पर वह माँ से पूछने लगता है कि माँ, तुम बड़ी चुप चुप सी रहा करती हो, आखिर क्या परेशानी है? अब माँ चाहती तो है कि वह अपने बेटे को सारी हकीकत बता दे कि उसकी पत्नी उससे गलत व्यवहार किया करती है, लेकिन वह फ़िलहाल कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके बेटे को यह सब कुछ पता चल गया तो वह अपनी पत्नी को बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रखेगा। ऊपर से उसका भरा पूरा परिवार है, एक लड़का है, एक लड़की है और बच्चे स्कूल भी जाया करते हैं।
तो वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके बेटे का परिवार तबाह हो। वह कह देती है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वह कहने लगता है कि माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहन को पैसा ना भेजूँ, मेरा फ़र्ज बनता है, मुझे पैसे तो भेजने ही चाहिए। तब माँ कहती है कि बेटा, मैं नहीं चाहती कि तेरी बहन की वजह से तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाए। तेरी बुआ को ये जिम्मेदारी उठाने दे और तू आराम से रह, क्योंकि तेरी पत्नी को इस बात का दुख है कि हमने उसकी माँ के लाए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया था। आदित्य अपनी माँ की बातों को समझता है और उसे अपनी पत्नी के बारे में भी पता चल जाता है। तो उसके बाद वह चुपके चुपके से अपनी बहन की भी मदद करने लगता है। वह कंपनी में बहाना लगाकर ओवर टाइम किया करता था और ओवर टाइम के जितने भी पैसे आया करते उनको चुपके से अपनी बहन के अकाउंट में डलवा दिया करता। बहन उसे मना भी करती है। माँ उसे कभी कभी फ़ोन पर बता दिया करती थी। माँ ने उसे यह बात बता दी थी कि तेरी भाभी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और वह बेटे से पैसे भेजने के लिए मना करती है। इसी वजह से गुंजन ने वहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली थी, जिस जॉब को करने के बाद वह अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकाल लिया करती थी। तभी अचानक से आदित्य की पोस्टिंग उसी कंपनी की एक दूसरी ब्रांच में हो जाती है, जो घर से लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर थी। और उसके साथ साथ उसे प्रमोशन भी मिला था और उसको ज़्यादा सैलरी मिलने वाली थी। इसके बाद वह मिठाई का डिब्बा लेकर सीधा अपने घर आता है और अपनी माँ को सबसे पहले खुशखबरी देता है। कहता है कि माँ, अब तो मेरा प्रमोशन भी हो गया है और मुझे अब ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इस बात को सुनकर माँ भी खुश हो जाती हैं और यह बात जैसे ही रचना सुनती है तो वह भी बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद वह अपने पति से कहने लगती है कि यह तो बड़ा अच्छा हुआ और आज से अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम लोग कुछ ज़्यादा सेव भी कर सकते हैं। तभी आदित्य कहता है कि हाँ, ज़्यादा सेव भी कर सकते हैं और साथ में अब मैं अपनी बहन का भी अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। इस बात को सुनकर रचना गुस्सा होती है, लेकिन फ़िलहाल उसके पति की प्रमोशन हुई थी और यह खुशी उसके सामने ज़्यादा थी। तो उसके बाद वह खुश होकर घर के काम में लग जाती है और अपने पति के सामने अपनी सास की सेवा करने लगती है। आदित्य अपनी पत्नी से कहने लगता है कि देखो, घर का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि माँ तो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं और तुम ही हो अब इस घर को संभालने के लिए। मैं वहाँ से 15-20 दिन के बाद आया करूँगा। दूसरे दिन आदित्य अपने कपड़े पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर गुंजन ने दरोगा के लिए टेस्ट दिया था और वह टेस्ट उसका क्लियर हो गया था, लेकिन वह अपने घर वालों को बताना मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका था। उसने घर वालों को बता दिया था, लेकिन लास्ट में वह उस टेस्ट में रह ही जाती है। इसी वजह से इस बार वह सोचती है कि अब जब मैं पूरी तरह से नौकरी पर लग जाऊंगी तो उसके बाद ही घर वालों को सरप्राइज़ दूंगी। यह बात वह अपनी बुआ से भी कह देती है, तो बुआ भी इस बात को छुपा लेती हैं। आदित्य के जाने के बाद सास और बहू घर में अकेली रह जाती हैं। बहू रचना अब और भी ज़्यादा अपनी सास पर नाराज़ होने लगती है। वह ज़्यादातर उससे घर का सारा काम करवाया करती है और जब काम कंप्लीट हो जाते उसके बाद वह फिर से ज़्यादा काम फैला दिया करती और सोचा करती कि सास को बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी माँ का अपमान हुआ था। अभी तक उसने मर्यादा में रहकर ही लड़ाई की थी। वह उसे धमका तो दिया करती थी, पर अभी तक उसने उसे गाली गलौज नहीं किया था और ना ही उस पर हाथ उठाया था। सास चुपचाप रहकर घर का काम करती रहती। वह बार बार यह बात सोचा करती है कि ऊपर वाला
ना जाने मेरी कब सुनेगा और कब मुझे यहाँ से अपने पास बुलाएगा। एक दिन अचानक जब दोपहर का समय होता है, बच्चे स्कूल गए हुए थे। उसी दौरान निर्मला देवी कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, लेकिन उन्होंने किचन में सब्जी भी बनाने को रखी थी, तो वो प्रेस को वैसे ही छोड़कर किचन में सब्जी देखने चली जाती हैं कि कहीं सब्जी जल ना जाए। जब थोड़ी देर बाद वापस आकर देखती हैं तो उसके पोतों की ड्रेस पर प्रेस आर पार निकल गई थी और घर के अंदर धुआं ही धुआं हो गया था। अब जैसे ही बहू बाहर आकर देखती है कि उसकी सास ने उसके बच्चे की ड्रेस जला दी है, तो इसके बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह एक जोरदार थप्पड़ अपनी सास को लगा देती है। सास ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी बहू उस पर हाथ भी उठा सकती है। निर्मला देवी जमीन पर गिर जाती हैं, तो उसके बाद उसे खरी खोटी सुनाने लगती है और बाल पकड़कर बाहर हॉल के अंदर खींच लाई। बाहर हॉल के अंदर एक जगह उसके पति की बेल्ट रखी हुई थी। उस बेल्ट को उठाकर वह सास को पीटने लगती है। उसी दौरान गुंजन, जिसका पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था और उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वह पुलिस में दरोगा बन गई थी, दरोगा की ड्रेस पहनकर अपने भाई के साथ सीधा घर पर आ जाती है और जैसे ही घर के अंदर यह सब कुछ देखती है तो हैरान हो जाती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसकी माँ जमीन पर पड़ी पड़ी रहम की भीख मांग रही थी और उसकी भाभी बुरी तरह से सास पर बेल्ट से पिटाई लगा रही थी। गुंजन भागकर बेल्ट को पकड़कर उससे छीन लेती है और उसकी तरफ आंखें निकालते हुए उसे कहती है कि खबरदार, अगर तूने मेरी माँ को हाथ भी लगाया। रचना जैसे ही अपनी ननद को पुलिस की ड्रेस में देखती है तो हैरान हो जाती है और एकदम से सहम जाती है, लेकिन गुंजन उस बेल्ट को दोबारा से पकड़ती है और बुरी तरह से रचना पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि उसने उसकी माँ के ऊपर ऐसे हाथ उठाया और उसकी माँ पड़ी पड़ी उससे रहम की भीख मांग रही थी। यह सब कुछ रचना का पति आदित्य भी देख रहा था। वह फौरन अपनी माँ को उठाता है और अपने गले से लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि जिस पत्नी पर उसने इतना विश्वास किया था वह उसकी माँ को इतनी बुरी तरह से पीट रही थी। दरअसल जो गुंजन थी, उसकी पुलिस की जॉब जैसे ही लगती है तो उसकी पोस्टिंग का पहला ही दिन था। इसके बाद वह यह सरप्राइज़ अपनी माँ को खुद जाकर बताना चाहती है और इसीलिए वह अपने भाई के पास जाती है और भाई की छुट्टी करवाकर उसे घर लाती है। वह सोच रही थी कि माँ को सरप्राइज़ देंगे और माँ बड़ी खुश होगी, लेकिन यहाँ आने पर जैसे ही घर के अंदर का मंजर देखा तो वह हैरान हो गई और उस बेल्ट को लेकर अपनी भाभी पर पिटाई लगाने लगी। गुंजन की आंखों में बदले की आग साफ साफ दिखाई दे रही थी और वह किसी भी कीमत पर आज रचना को नहीं छोड़ना चाहती थी। रचना उसी तरह से गिड़गिड़ाने लगती है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन गुंजन उसकी एक नहीं सुनती और बहुत ज़ोर से उसकी पिटाई लगाती रहती है। इधर आदित्य अपनी माँ को संभाल रहा था, लेकिन तभी उसी समय बच्चों की छुट्टी का समय हो जाता है और बच्चे आकर जैसे ही अपनी माँ को पिटता हुआ देखते हैं तो एकदम से उसके ऊपर लेट जाते हैं। गुंजन, जो उसे छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन अब जब बच्चे सामने आ गए थे तो उसके हाथों की बेल्ट थम जाती है और बेल्ट को नीचे डाल देती है। उसके बाद अपनी माँ को अपने गले से लगा लेती है। कहती है कि माँ, बहुत हो गया, लेकिन अब तुम्हें ऐसा कुछ सहन करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी दिनों से तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अब तो परेशानियों का हल हो गया है। मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगी
और हमें इनके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आदित्य कहने लगता है कि बहन, तू यह क्या कह रही है? मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया है जो तुम मुझे भी इसके साथ छोड़ रही हो? इसने गलत किया है तो इसकी सज़ा इसे मिल जाएगी। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसके बाद तीनों माँ बेटे वहाँ से एक कमरे में चले जाते हैं। आदित्य की पत्नी रचना दूसरे कमरे में बच्चों के साथ बैठी हुई थी और अपनी करतूत पर फूट फूट कर रोए जा रही थी। वह चाहती थी कि वह किसी तरह से माफ़ी मांग ले और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उसे पता था कि उसके पति का व्यवहार कैसा है और वह आगे क्या करने वाला है। दूसरे दिन सुबह सुबह रचना अपनी सास और नंद के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगती है। रो रो कर कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके घर की नौकरानी बनकर रह लूँगी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत मत करना। आदित्य वहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर वकील से जाकर तलाक के पेपर बनवा लेता है और उन्हें लेकर वापस आकर अपनी पत्नी के चेहरे पर मारता है। कहता है कि यह लो, यह तलाक के पेपर पर साइन करो और यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में जरा भी यह बात हो कि मैं बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता, तो मैं बच्चों की देखभाल कर लूँगा। तुम बस मुझे तलाक देकर यहाँ से चली जाओ। मैंने क्या कसर नहीं छोड़ी तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मेरी माँ और बहन कहाँ का राजयोग मांग रही थी, वह तो केवल 2 रोटी की मोहताज थी। उनको भी तुमने यहाँ पर चैन से नहीं टिकने दिया। सारी बातें मेरी समझ में आ रही थी, लेकिन माँ मुझे बार बार अपनी सौगंध दे दिया करती थी और कहा करती थी कि कोई बात नहीं बेटा, तेरा घर बसा रहेगा, ऐसा मत कर। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तू मेरे पीछे से मेरी माँ के साथ ऐसा सब कुछ करती है। दरअसल पीछे से गुंजन ने और उसकी माँ ने पूरी बातें अपने बेटे को बता दी थी, जिन बातों को वह अपने बेटे से छुपाती हुई आ रही थी। और उन बातों को सुनने के बाद आदित्य अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था। रचना अपने पति के पैर पकड़ने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर अपना समय बिता कर लूँगी, तुम मुझे अपने पास रख लो। लेकिन आदित्य उसे धक्का देकर दूसरी तरफ गिरा देता है और रचना जमीन पर पड़ी फूट फूट कर रो रही थी। वहीं पर उसकी सास और ननद भी थी, और सास और ननद जब यह सब कुछ देखती हैं तो वह अपने बेटे को समझाने लगती हैं। कहती हैं कि बेटा, कुछ ऐसा मत कर कि तेरा घर उजड़ जाएगा। अपने लिए ना सही, बच्चों की ओर तो ध्यान दे। अगर तूने इसको तलाक दे दिया तो यह बच्चे माँ किसको कहेंगे, और इन्हीं के लिए इसको अपने घर में रख ले। कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से हुआ करती हैं, इससे भी हो गई तो तू इसे माफ़ कर दे। आदित्य कहता है कि नहीं माँ, यह गलती माफ़ी के लायक नहीं है। उसकी बहन भी उससे कहती है कि भैया, माँ की बात सही है, यह बच्चे किसको माँ कहेंगे, और बिना माँ के परवरिश बहुत मुश्किल हुआ करती है। आदित्य उनकी बात मान तो लेता है, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहता है। 4-5 दिन तक वह अपनी पत्नी से बात नहीं करता है और उसकी पत्नी बार बार उससे माफ़ी मांगती है। धीरे धीरे परिवार की कंडीशन नॉर्मल होने लगती है। रचना उनकी खूब सेवा करती है तो उसकी सास उसे माफ़ कर देती है और अब घर के अंदर सभी लोग आराम से रहने लगते हैं। माँ अपने बेटे को और भी समझाती है कि वह अपनी पत्नी को माफ़ करे और सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। धूमधाम से अपनी बहन गुंजन की शादी भी कर देता है। गुंजन अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।